बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पहलगाम हमले के बाद जहां पे एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ये इंडिकेट कर रही है कि मामलात आगे जो फ्यूचर में है वो किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा सकते हैं। वहीं पे आज पहली बार इंटरनेशनल मीडिया खैर इसको रिपोर्ट तो कर ही रहा है, लेकिन आलमी सतह पे अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स भी सामने आने के साथ साथ वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का भी आज बाज़ाब्ता तौर पर रिस्पॉन्स सामने आया। PMA की ये जो है पासिंग आउट परेड के मौके पर वजीर आजम ने आवाम से खिताब किया, आवाम से बात की। वजीर आजम ने बिल्कुल जो है वो इल्जामात को मुस्तरद किया भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर आयद किए गए। साथ ही वजीर आजम ने यह कहा कि पाकिस्तान गैर जानिबदाराना तौर पर तैयार है जो तहकीकात हैं उसके लिए। सो ये बड़ी ओपन स्टेटमेंट दे दी गई वजीर आजम की जानिब से। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बैरिस्टर साद रसूल मुझे ज्वाइन करें, साथ ही आमना शेख ज्वाइन करिए। वेलकम यू गाइस, आई वेलकम यू बोथ। अच्छा साथ साहब, जो स्टेटमेंट वजीर आजम की तरफ गवर्नमेंट से शुरू करना चाहिए। आप स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आमना ताज कराची मैं चाहती हूँ कि साथ साथ के जरा 8-10 सवाल इल्जाम आ जाए तो फिर मैं सबको इकट्ठे रिस्पॉन्ड कर दूँ। अच्छा, तो आप जवाब नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो सिग्निफिकेंस है, जो करंट सिनेरियोस को सामने रखते हुए कि वजीर आजम की आज एक स्टेटमेंट सामने आई जिसने ओब्वियसली पाकिस्तान का जो स्टैंड है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान जहां पे स्टैंड करती है, वो बड़े वाजे तौर पे बता दिया। सो इसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। सो आप अगर कमेंट करना चाहें पहले। इसकी नो डाउट सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है और ये इस चीज को प्रूव करता है जो साथ कल कहते रहे कि प्लान 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 प्लान, और इससे पहले जो कुछ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में या और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया, मैं समझती हूँ कि जो आज वजीर आजम का बयान था वो इंतहाई एक रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, ट्रांसपेरेंट और सीरियस बयान था ना। मतलब इससे ज्यादा आप वही वाली बात है कि आप बैठ के ना तो आप अपने मुल्क की बुराई कर सकते हैं और ना करना चाहिए, जो हमारे पास कुछ लोग करते रहे, ना ही आप अपनी वीकनेस शो कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ की बात कर रही हैं जो करते रहे मुल्क के खिलाफ बयान, बहुत अच्छा ख्वाजा आसिफ साहब की आप बात कर रही थी जिन्होंने मुल्क के खिलाफ बयान दिया और वीकनेस शो की। आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं और उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के मैसेज की रीजन क्या है? उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के मैसेज की रीजन सबसे बड़ी ये है कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि अदरवाइज ये साथ इस बात को समझते हैं कि जब लॉ में हम जाते हैं ना तो कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो इट्स ऑलवेज वी से दिस, एक टर्मिनोलॉजी होती है कि जी इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट हर्स या हिज वर्ड्स अगेंस्ट हिज। तो अगर ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है तो वजीर आजम पाकिस्तान ने आज जो स्टेटमेंट दी वो इंतहाई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी कि जी अगर आपको ये लगता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई है और ये पाकिस्तान और इंडिया की स्टांस का तजाद है तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं, पाकिस्तान इसके ऊपर खड़ा है। और ये सिर्फ वही शख्स कह सकता है, ये सिर्फ वही मुल्क, वही स्टेट कह सकती है जो सुरखरू हो, जिसको पता हो कि दे हैव नो क्लोजेट, नो स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, दे हैव नथिंग टू हाइड। यही पेशकश मोदी ने क्यों नहीं की? ठीक। अच्छा आमना, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पानी को पाकिस्तान की लाइफलाइन करार देते हुए भारत पर वाजे कर दिया कि अगर भारत की जानिब से कोई भी ऐसा इकदाम किया जाता है तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा भारत को, जैसे 2019 में दिया था। फिर साथ ही जो दूसरी बात की कि गैर जानिबदाराना तहकीकात, जिस पे हम अभी बात कर भी रहे, तो आपको क्या लगता है कि भारत जिसके सर पे जंग इस कदर सवार है मोदी गवर्नमेंट पर, वो इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं? हमरा पहली बात तो ये कि मैं शहबाज साहब की बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए, पानी जो है ना वो पाकिस्तान की लाइफलाइन नहीं है, पानी पूरी दुनिया के हर शख्स बल्कि हर लिविंग क्रीचर के लिए लाइफलाइन है। बहुत सारी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जानवर मर जाते हैं पानी के बगैर, हम तो फिर अशरफुल मखलूकात की बात कर रहे हैं। तो पानी लाइफलाइन है, पानी जिंदगी है। और अगर अगर इंडिया इस हद तक गिर जाएगा कि वो इस चीज के ऊपर रिजॉर्ट करेगा तो फिर कल साथ कहते रहे कि काइनेटिक वॉर, ये काइनेटिक वॉर ही है। क्योंकि अगर आप पानी से लोगों की जिंदगी छीनते हैं उनसे तो ये काइनेटिक वॉर ही है और हम उसी से जवाब देंगे। हमें मोदी से कोई भीख नहीं चाहिए, हमें मोदी से कोई नरमी नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा कि वो नरम होंगे या नहीं, वो सॉफ्ट होंगे। पहली बात तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कहने की बात है कि मोदी के सर पे जंग सवार है, मोदी के सर पे जंग सवार नहीं है, क्योंकि मोदी को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि वो जंग करने की हैसियत और काबिलियत ही नहीं रखता। वो आज जंग शुरू करेगा और कल तबाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान इतनी स्ट्रांग है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते।
मोदी सिर्फ ये कार्ड प्ले कर रहा है, हमेशा से उसने एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट को जो है इनकैश किया, एंटी इस्लाम सेंटिमेंट को, यस, एंटी इस्लाम सेंटिमेंट को परवान चढ़ाया। साथ साहब, आपको वजीर आजम की स्टेटमेंट कैसी लगी, उनका बयान कैसे लगा, स्पीच कैसी लगी? कुड इट बी एनी बेटर? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी सिंबलिज्म थी जो कि करनी पाकिस्तान को जरूरी थी। वजीर आजम साहब ने यह बयान अपने कमरे के अंदर बैठ के नहीं दिया। तालियों की आवाज वहां तक पहुंच पीएमए रही की है। पासिंग आउट। मैडम, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हम आपको मिस कर रहे हैं, अगर आप यहाँ होती हम करते। भारत के साथ मैं तो साथ की स्टेटमेंट पे ताली बजाई, मैंने कहा पता नहीं मेरी ताली की आवाज उन तक पहुंची या नहीं। नहीं मैडम, ये ताली बजाने का वक्त ही नहीं है। पाकिस्तान में जंग लगने वाली है, ये ताली या लगी हुई है, ये तालियां बजाने का वक्त ही नहीं है। तो हम थोड़ी सीरियस बात करना चाहते हैं। आप शायद हमें इसमें नोक झोंक करना चाहती हो, हम नोक झोंक नहीं करना चाहते। आप भी पाकिस्तानी, हम भी पाकिस्तानी, थोड़ी सी सीरियस बात करना चाहते हैं। अपनी सियासत हम बाद में करते रहेंगे। गुजारिश ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट थी उसके अंदर ऑप्टिक्स का बड़ा जरूरी किरदार था। उन्होंने ये तकरीर सामने अताउल्ला तारड़ और मंसूर अवान को बिठा के नहीं की, क्योंकि उसकी कोई वक़्त नहीं होती। जैसे कि कल की जो मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट थी उसकी तकरीबन कोई वक़्त नहीं थी। उन्होंने ये इस तकरीर की पीएमए की पासिंग आउट परेड पे, यानी कि जहां पे पाकिस्तान अपनी अस्करी फोर्स को डिस्प्ले कर रहा था, जहां पे हम ये दिखा रहे थे कि हमारे पास सीने भी हैं, जवान भी हैं, हम ये आखिरी बूंद तक लड़ेंगे, उस फोरम पे जाके उन्होंने एक तकरीर की। ये सिंबलिज्म बड़ा जरूरी था और बड़ी अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब ने इस तरह की तकरीर की। ट्रू। हमें कल से ये गुजारिश कर रहा हूं और आज भी हमारी यहां से आगे देखें, हम जिंगोइज्म के अंदर तमाम दुनिया की तरह हमें अपनी अफवाज के ऊपर भरोसा है। हमारा 2019 के एक्सपीरियंस से ना उस भरोसे को यकीन में तब्दील कर दिया कि अगर एक काइनेटिक वॉर होगी तो हम उसके अंदर दुश्मन को धूल चटाएंगे। ये हमारा अकीदा 2019 से पहले भी था, 2019 में भी था, आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा इंशाल्लाह। इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह, हम जहां पे मोदी की फैशिज्म को गालियां निकाल रहे हैं और निकालनी चाहिए, जहां पे हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और करना चाहिए, जहां पे हम कश्मीर के साथ हैं और कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं जो कि कश्मीर की तरफ से मुंह मोड़ सके, और ना ही मेरा ख्याल है कि कोई किसी इसके अंदर ना पॉलिटिकल पार्टी का, ना लिसानियत का, ना सूबे का, ना किसी चीज़ का इसके अंदर फ़र्क नहीं है। सब लोग समझते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और हम सब अपनी जान देने को तैयार हैं इसके लिए। बेशक। लेकिन यहाँ से आगे, इस बात से आगे हमें अपनी हुकूमत से कुछ बुनियादी सवाल पूछने हैं ताकि हम एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाएं। बसद एहतराम इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि एक ऐसी हुकूमत है जो कि, चले अगर आप फॉर्म 45-47 की बहस में ना भी जाएं तो फिर भी एक ऐसी हुकूमत है जिसकी अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन उसके साथ, अगर उसके खिलाफ नहीं है, तो भी एक लार्ज चंक है, वो 10% है, 20% है, 30% है, 40% है, जो इस हुकूमत के साथ नहीं है। वो बलूचिस्तान के अंदर भी एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिलगित में भी कर रहे हैं, वो केपी में भी कर रहे हैं। हमें इस तरह की सीरियस सिचुएशन के अंदर अपनी हुकूमत से हुब्बुल वतनी में पाकिस्तान के दिफा में कुछ सवाल पूछने चाहिए, और वो सवाल ये हैं जी। उनमें से कुछ सवाल ये हैं, ठीक है, कि इस बात का यकीन रखते हुए कि काइनेटिक वॉर जो मिलिट्री बैटल है, वो कन्वेंशनल हो या नॉन कन्वेंशनल हो, हम उसमें हम जीत जाएंगे। हम माजी में भी 2019 की एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा हमारे सामने है। लेकिन यहां से आगे जो नॉन काइनेटिक अफेयर है, जो डिप्लोमेटिक अफेयर है, कि आप रैली करेंगे दुनिया को कहने के लिए कि ये वो जुल्म कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग था, हमारे खिलाफ ये एक नैरेटिव ऑपरेशन किया जा रहा है, अपनी तरफ फॉल्स फ्लैग करके हमारे ऊपर हमला आवर होने की कोशिश की जा रही है, जैसे 2019 में की गई थी, जैसे 2001 के पार्लियामेंट के अटैक के अंदर जब इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर दिसंबर 2001 में अटैक हुआ था, वो भी फॉल्स फ्लैग अटैक की तरह की गई। ये इस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी को कायल करने का कोई डॉसियर है। इसहाक डार साहब की कोई मीटिंग सेट हो गई है, कल वो चीन जा रहे हैं, नहीं जा रहे, परसों वो सऊदी अरब होंगे, नहीं होंगे, वो अमेरिकन के साथ कब मिल रहे हैं, वो रूस को क्या कहेंगे, वो फ्रांस को क्या कहेंगे, ब्रिटेन, इसका क्या मॉडल है? पहली बात, हमें अपनी हुब्बुल वतनी में सवाल पूछना चाहिए। दूसरा ये कि वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ एक लॉफेयर की कैंपेन करने लगे हैं,
यानी कि वो कहते हैं, इलीगली कहते हैं, गलत कहते हैं कि हम एक बायलैटरल ट्रीटी जिसकी इंटरनेशनल गवर्नेंस के स्ट्रक्चर के अंदर वर्ल्ड बैंक उसकी गारंटर है, हम उसको यूनिलैटरली अनडू कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक लॉफेयर करनी पड़ेगी, कहीं मुकदमा फाइल करना पड़ेगा, किसी को कहना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडिया को प्रेशर करवाना पड़ेगा कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपकी बाकी 4 चीजें बंद कर, कुछ कहना पड़ेगा ना। जैसे उन्होंने FATF के अंदर किया पाकिस्तान के साथ, भारत ने वो तो एक्सेप्ट करते हैं, अजीत देवल की स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि हमने FATF के अंदर पाकिस्तान को फंसाई रखा। हमारा लॉफेयर में क्या स्ट्रैटेजी, ट्रीटी को लेकर खासतौर पर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस ट्रीटी के अलावा भी जब हम इस बात को तस्लीम करते हैं और हमें करना चाहिए कि किसी भी मुल्क का पानी रोक देना एक वॉर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इसको कहते हैं IHL के अंदर, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। यानी कि इसके अंदर किसी कानून का होना जरूरी नहीं, ये नहीं कि कोई मखसूस ट्रीटी होगी जिसके नीचे इसकी वायलेशन होगी। ICJ के पास अपनी इक्विटेबल जुरिस्डिक्शन के अंदर इस तरह के रिलीफ ग्रांट करने की पावर है कि अगर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, अगर जेनोसाइड हो रही हो या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, तो उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी है? क्या हम एहसन भून और आजम तारड़ और मंसूर अवान जैसे अक्लमंदों के पे रहेंगे? क्या हम इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को हायर कर रहे हैं? क्या हम इसके ऊपर कोई कंसर्टेड लीगल स्ट्रैटेजी बनाएंगे? क्या नेशनल कंसेंसस होगा? इससे आगे अगर खुदा ना खास्ता जंग काइनेटिक हो गई किसी वजह से, नॉन काइनेटिक भी हो, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ फौजें जंगें नहीं लड़ती, कौमें जंगें लड़ती हैं, कौम जंग लड़ती है। और हम इस बात को भी तस्लीम करते हैं कि पिछले हफ्ते तक कौम की बहुत सारे लोग इस हुकूमत से मुतनफ़र थे, ख्वाह बलोचिस्तान में हो, ख्वाह सिंध के अंदर पानी के ऊपर वो चल रहे हों, ख्वाह KP के अंदर मसले चल रहे हों, पंजाब के अंदर भी बहुत से मसले चले, हमारे दीगर AJK-GB के अंदर भी मसले अनफॉर्चुनेटली चलते रहे पिछले कुछ अरसे में। हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है इस डायस्पोरा को इकट्ठा करने की? आप सिर्फ इस बात पे तकिया नहीं कर सकते, ना करना चाहिए किसी भी मुस्बत हुकूमत को कि जी क्योंकि इंडिया से लड़ाई है तो लोग ऑटोमेटिकली साथ हो जाएंगे। ठीक है, लोग ऑटोमेटिकली साथ हैं क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, आप हमारी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त में आपको कुछ रीच आउट करना चाहिए, लोगों से कुछ बात करनी चाहिए, उनको अपने नेशनल फोल्ड में लाना चाहिए, क्योंकि फौजें सिर्फ जंगें नहीं लड़ती, कौमें जंगें लड़ती हैं। तो ये हुकूमत कौम को इकट्ठा करने के लिए क्या कर रही है? ठीक, इस तरह के कुछ सीरियस सवाल हैं। नैरेटिव वॉरफेयर, ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल वॉर के अंदर जो मल्टी डिसिप्लिनरी वॉर होती है, जिसको हाइब्रिड वॉर भी कहते हैं, दीगर चीजें 5th जनरेशन वॉरफेयर भी कहते हैं, उसके अंदर नैरेटिव की एक बहुत बड़ी कहानी है। क्या नैरेटिव वॉरफेयर को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की कोई स्ट्रैटेजी है कि अवाम को ऑन बोर्ड करके ट्विटर को खोला जाए ताकि पाकिस्तानी लोग जवाब दे सकें हिंदुस्तान के लोगों का? क्या हम इस नैरेटिव वॉरफेयर के अंदर इंटरनेशनल एजेंसीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं? क्या हम कहीं प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं? हमको डॉसियर, हमारा क्या? ये जो सवाल हैं काइनेटिक वॉर से अलावा, जो आपको याद होगा नेशनल एक्शन प्लान की, अगर हम एक सेकंड के लिए एग्जांपल लें, नेशनल एक्शन प्लान के कोई 25 के करीब आइटम्स थे जिसमें से 4 या 5 अस्करी थे, बाकी तो सारे गवर्नमेंट के करने वाले थे, जिसके अंदर हमने सिंगल नेशनल करिकुलम दीगर चीजें की। और हर दफा जब हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे बात होती है तो हम इस बात को वाजे करते हैं कि अस्करी और सिक्योरिटी एजेंसीज तो अपना काम कर रही हैं, वो काम जो गवर्नमेंट का करने वाला था, जो हार्ट्स एंड माइंड्स की बैटल थी, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, यही फॉर्मूला इसके ऊपर भी लगेगा। अस्करी तो हम इंशाल्लाह ताला जंग जीत जाएंगे, हमें इस बात का यकीन है, हम सब लड़ेंगे अपनी अफवाज के साथ, लेकिन कौम को इकट्ठा करने में, लॉफेयर में, डिप्लोमेसी में, नैरेटिव में गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस बात को अभी तक क्लियर नहीं किया गया। ठीक है, आमना, जो साथ साहब ने बात की, आई होप सो कि आप तो समझ गए कि वो क्या सवालात पूछ रहे हैं, उसको मैं इसके साथ लिंक करूंगी। इंडिया के वजीर बराए आबी वसाइल है CR पटेल, उनकी स्टेटमेंट भी ऐड कीजिएगा। वो कहते हैं, वर्ड टू वर्ड कोट कर रही हूं, इंडियन हुकूमत ऐसी हिकमत अमली पर काम कर रही है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि पाकिस्तान को एक कतरा भी ना मिल सके। उन्होंने इस बात को वाजे कर दिया कि तवील मुद्दत के 3 मरहले की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। सो हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस पॉइंट पे आके बड़े अच्छे अंदाज से कि इंडिया किसी सूरत भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सो हम लोगों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इस सवाल में एक बात ऐड करूं, मैडम के लिए थोड़ी आसानी होगी। मैडम, जो इंडियन वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर कह रहे हैं, अगर आप इंडियन मीडिया देखें, अगर आप उनकी अखबारें पढ़ें, टाइम्स इंडिया वगैरह को पढ़ें,
تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 پرانگ کی اسٹریٹجی نا اس میں کچھ شارٹ ٹرم ہے, ہم شارٹ ٹرم میں تو سارا پانی بند نہیں کر سکتے, لیکن ہم کچھ ایسی کنسٹرکشنز کریں گے, کچھ ایسے ڈیمز کریں گے جو 5 to 10 ایئر پیریڈ کے اندر اس پانی کے اوپر کنسٹرکشن کر دے گا. اگر واقعی انڈیا ایک 10 سال کے پلان کے اوپر پانی پہ چل پڑے تو ہماری حکومت ڈپلومیٹکلی کیا کرے گی؟ کائنیٹک میں تو جو ہوگا جنگ میں ہم انشاءاللہ جیتیں گے. ہماری سافٹ پاور کی یوز کیا ہے اس پہ اگر حکومت تھوڑی وضاحت کر سکے تو بڑا اچھا. جی, ہم نے اسٹیٹمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈپلومیسی کو لے کے, ٹریٹی کو لے کے, تمام تر جو ساتھ صاحب نے بھی پوائنٹس ریز کیا, اگر اسی پہ ہم لوگ ابھی ڈسکشن کریں کہ ہم لوگ کیا کریں گے, کس طرح سے پاکستان آگے جائے گا. نمرا دیکھیے, ایک تو اور میڈم ہم نے اس پوری بات میں عمران خان کا نام نہیں لیا, آپ اس کو سیاسی نہ بنائیے گا, یہ صرف جینوئنلی حکومت سے سوال ہے. صرف عمران خان کا نام تو نہیں لیا, لیکن شہباز شریف کا نام اور پنجاب اور پاکستان حکومت کا نام ایک نہیں متعدد بار جی, کیونکہ وہ میری حکومت ہے, میں یہاں کا شہری ہوں, میں اپنی حکومت سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا سوال تھا, ان کے سوالوں سے شروع کرتے ہیں. ان کا سوال تھا کہ حکومت عوام کو اکٹھا کرنے کے لیے, عوام میں مثبت سینٹیمنٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہی, اور اس کا سب سے پہلا اور سب سے امپورٹنٹ جواب یہ ہے کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت سے زیادہ آپ جیسے لوگوں پر ہے جو ٹی وی, کیونکہ حکومت نہیں, میں نے بالکل یہ نہیں کہا, پوری بات سننے کا حوصلہ کریں, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیے بغیر آپ کی بات کی. حکومت جو کچھ کر رہی ہے, حکومت نے جو سٹانس لیا, حکومت کا سٹانس وزیر اعظم نے اپنے منہ سے بتایا, سارے چیفز نے بتایا, ہر کسی نے بتایا. حکومتوں کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو یہ بتانا کہ اس مشکل وقت میں ہم آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی جرت, ہمت اور طاقت رکھتے ہیں. اور جتنا اسٹرانگ جواب دیا اور جتنی اسٹرانگ طریقے سے, یہ پھر کہیں گے کہ آپ, کیونکہ یہ سوال اٹھاتے ہیں حکومت کے اوپر, تو میں ان کی حکومت سے بھی سوال اٹھاؤں گی کہ ان کے لیڈر نے تو شہباز شریف کو میڈم سیاسی بات نہیں کر رہے, کیا کروں. آپ کو میں نے خاص طور پہ کہا کہ یہ عمران خان کا کمپیریزن نہیں ہے. آپ بتائیں اسحاق ڈار ایز فارن منسٹر کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں سیاسی بات. وہ نہیں کر رہے میڈم, خدا کا واسطہ ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے, سیاسی نہ دیں, ہم نہیں کر رہے سیاسی بات, اسٹیٹ کی بات کریں. ہمارے فارن منسٹر کیا کریں گے؟ اگر آپ مجھے جب پورا فلور دیں گی میں تب بات کروں. جی آمنہ, the floor is yours. آپ بات کریں آمنہ. ان کے لیڈر نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا شہباز شریف صاحب کو, جب وہ اپوزیشن لیڈر تھے, کہ تو میں کیا کروں, میں بم گرا دوں انڈیا کے اوپر. اس طرح کی ویک سٹیٹمنٹس دینا, یہ پاکستان کے ساتھ ظلم تھا. بہت ویک سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, بہت ویک سٹیٹمنٹ. ابھی کیا کریں گے؟ نمرا لیٹ می کمپلیٹ, میں اسی پہ آ رہی ہوں. اچھا اوکے. حکومت کا جو کام ہے, حکومت کا کام ہے عوام کو یہ بتانا کہ پاکستان خود مختار ہے, پاکستان طاقتور ہے, پاکستان انڈیا کے کیے ہوئے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے گا, پاکستان انٹرنیشنل انکوائری کے لیے بھی تیار ہے, تاکہ صرف انڈیا اور پاکستان کو نہیں, پوری دنیا کو یہ نظر آ جائے کہ کون کس طرح سے رسپانسبل ہے. اور انڈیا کا جو فالس فلیگ آپریشن آپ جس کو کہہ رہے ہیں, میں تو اس سے زیادہ کہوں گی گھلونی سازش جو ہے انڈیا کی جو اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کو بڑھاوا دینے کی جو گھلونی سازش ہے, اس کو بھی بے نقاب کیا جا سکے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ نے عوام ڈپلومیسی, لافیئر, نیریٹو, یہ 3 باتیں بتائیے. Yes madam, uselessly, which is why we are interrupting you. انہوں نے کہا, ڈیفینیٹلی, بیکاز میں جمعے کے دن 10 منٹ دھوپ میں کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہی, تو ڈیفینیٹلی یوز لیس. میڈم آپ کی ڈپلومیسی میں اسحاق ڈار صاحب کس کو مل رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ مجھے بریک کی طرف جانا ہے, واپس آتے ہیں آمنہ, پھر آپ کا جواب یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, ہم یہ بھی کہ اس کے علاوہ اس کے کیا اسپیکٹس ہیں جن کو کنسیڈر کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پہ بات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو پبلک پلس. ناظرین, پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے, اس سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان آج سامنے آیا, وہ انتہائی حیران کن بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ان سے جب صحافیوں نے پوچھا, بائی دا وے ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخصیت ہے جو دنیا بھر میں یہ نعرہ لگا کر سامنے آئے تھے کہ میں جنگوں کو ختم کرواؤں گا, لیکن جہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی بات آئی وہاں پہ وہ کچھ ہمیں اپنے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دیے. انہوں نے صحافیوں سے بات کی, صحافیوں نے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھی میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں, انڈیا کے ساتھ بھی میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں. پاکستان اور بھارت کا جو تناؤ ہے
ये गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है और खुद ही इसका हल निकालेंगे। जो उन्होंने कहा 1,500 साल से 1,500 साल पहले से, लाइक 1947 में तो पाकिस्तान और इंडिया बने, सो ये 1,500 साल पहले की क्या तारीख है? आमना, आपको क्या लगता है कि ये गलती से हुआ? अगर गलती से हुआ होता तो 2 बार ना होता। मैं आपको बताती हूँ, दैट स्टेटमेंट इज रियली फनी। आपको याद होगा कि जब से ट्रम्प पहली दफा सदर बने, हाँ, उस वक्त से सारी दुनिया ने, सिर्फ मैंने नहीं, PMLN ने नहीं, किसी और ने, सारी दुनिया ने कहा कि ये इमरान खान और ट्रम्प एक ही सिक्के के 2 तरफे हैं। मैडम ऐसे ना कहें, आपकी हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे ना कहें। आपकी हुकूमत बड़ी मुश्किलों से इसमें से निकली है, ये ना कहें। ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। आप इमरान खान को ना लाएं इसमें, अभी एक पाकिस्तान मुस्बत बात तनाजुर करें। में आमना बताइएगा कि इसकी क्या ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, कर आप लें, मेरी 100 टेंशन बिस्मिल्लाह ना करें। लें। आमना जो इस चीज पे बात कर लेते कि इंडिया जो है वो अमेरिका का सहारा ले रहा था, तो तमाम तर सूरत हाल जो मेरी उस तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन इस आपने तरह और का ख्वाजा बयान आसिफ सामने में कोई आना। तो फर्क होना यार, ऐसे तो ना करें। नम्रा, मेरी बात तो मुकम्मल होने जी दें। जी 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 जो मुशाबिहत इमरान खान और ट्रम्प में हमेशा से देखी गई, वो क्या थी, मैं आपको वो बता देती हूँ। जी। अच्छा, इमरान खान साहब ने हमेशा जो स्टेटमेंट दी, उससे उन्होंने यू टर्न लिया। एग्जैक्टली जैसे ट्रम्प ने एंटी वॉर सेंटिमेंट के ऊपर मैडम इलेक्शन ट्रम्प जीता के और खिलाफ उसके इस बाद वक्त बात ना सिर्फ करें, आज आपकी नहीं, गवर्नमेंट बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में है, ना करें। मेरी आपसे इस्तदा है, साहब, बतौर आप- पाकिस्तानी इस्तदा है। ये टाइम यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप्स के ऊपर प्रेसिडेंट यूएस को क्रिटिसाइज करने का नहीं है। जो बात हो रही है उस पे रहें। आप अपनी सियासत की वजह से, यही वाला क्लिप शाम को वायरल होगा कि नून लीग और गवर्नमेंट जो है ट्रम्प के बारे में क्या कह रही है, ये ना करें। पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं ऐसा है, कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। परेशानी नहीं इस बात की। चले, आप जब इस वो बात खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी परेशानी ले रही है, सौ साथ बिस्मिल्लाह साथ कर सुलेमान। लें। नहीं, मैं कहती हूँ, आप प्लीज मेरी बात, Let her आप जब finish, तक मेरी let her बात finish. मुकम्मल नहीं होने देंगे, Yes, तब Amna, तक please do, आपको- please do. And Please, वैसे please continue. बाय द वे नम्रा, एक तो बेताज बादशाह साथ साथ को बना देना चाहिए बातों को ट्विस्ट करने का। अच्छा, क्योंकि जब चल- आप बात मुकम्मल नहीं होने देते ना किसी की, ये जो टीवी सही बात है, भाई, बात मैं है, आपको आयशा दूसरे पैर इंसान में की कुल्हाड़ी मुकम्मल मारने होने से देनी रोक रहा चाहिए। हूं। आपका पैर है, आपकी कुल्हाड़ी है, 100 दफा मारे, पहले से 100 दफा मारे। साथ साहब आप बात मुकम्मल होने देंगे जी, तो जी। आपको पता चलेगा। करें, हाँ, करें, हाँ, करें, हाँ, करें। बात मुकम्मल जी नहीं आमना, देंगे प्लीज तो- मुकम्मल हाँ, करें बताएं बात। डोनाल्ड ट्रम्प में क्या I मसले honestly, हैं, वो I कैसे do not इमरान खान approve जैसा है। of this. ये तरीका ही नहीं है कि आप एक बंदे को बात ही ना करने दें, आप उनके साथ बैठ के पूरा शो कर लें। मैडम हम आपसे, आप करें my बात। statement, and if you try to put हमारे पैर words में in my कुल्हाड़ी। mouth, and if you try to misinterpret my statement on national television, I will not allow that, and I'm not going to make any statement. आप प्लीज करें ना जी मैडम। आमना, जवाब मुकम्मल कर लें आप। नहीं नम्रा, मैं किस तरह जवाब मुकम्मल करूं? आपने मेरी सारी बात को गलत कह दिया, आपने मेरी सारी बात खराब कर दी, मैं कैसे बात करूं और कैसे जवाब दूं? नहीं, ये आप क्या जवाब- तरीका है? आप मैंने जवाब आज मुकम्मल तक कर उनकी किसी बात के ऊपर इस तरह से कहा है? चलें साथ साहब, आपको तकलीफ साथ हो साहब रही अभी है? जवाब मैं दीजिए। माजरत तकलीफ खाऊं। हो रही है कि आपका लीडर हम हर बात जैसे पर छोटे से देता है, लोग हैं, आपको हम तकलीफ माजरत हो रही खाएं, है आप कि करें आपका बात अपनी। लीडर जर्मनी और जापान के बॉर्डर में लाता है, आपको इस बात की तकलीफ हो रही है जो आप दूसरों के ऊपर निकाल रहे हैं। बात पूरी सुनने मैडम, का आपको एक हौसला मशवरा रखिए। दिया है, आप मुझे जो मर्जी पता बात है, करें। मुझे पता है कि इस वक्त साथ साथ तड़प रहे हैं क्योंकि हम रात के टाइम शो कर रहे हैं। पाकिस्तान के और इंडिया के दौरान कशीदगी चल रही है, हम रात के टाइम का शो कर रहे हैं। साथ साथ की रूह तड़प रही है क्योंकि हमें दिन के टाइम धूप में खड़े होकर शो करना चाहिए था, जैसे इनके लीडर की जो फिलॉसफी थी। हम दिन के टाइम धूप में खड़े होकर शो करते तो शायद ये अच्छा, बड़े चलिए, खुश डोनाल्ड होते। ट्रम्प पे आते हैं। लेकिन अब बात इनसे सुनी नहीं जा रही। चलिए, डोनाल्ड आमना, मैं ट्रम्प और सवाल इमरान दोबारा खान पूछ के लेती हूँ। अंदर जो मैं आपको आमना, डोनाल्ड ट्रम्प का ये कहना कि दोनों ममालिक हजारों साल पहले से लड़ते आ रहे हैं तो अपना हल खुद ही निकाल लेंगे, क्या मतलब? वो जो अमेरिका ने मुमासरत गिरफ्त बता कर रही क्या थी किया? डोनाल्ड ट्रम्प और इमरान खान की, बताएं ना। इस- मैं पे उसी बात बात करें। पे आ रही थी कि दो बातें। एक तो पहली बात ये कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एंटी वॉर सेंटिमेंट के ऊपर वोट लिया, इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो किया वो हम सबके सामने है, चाहे वो उनकी फलस्तीन पे पोजीशन हो, यूक्रेन पे हो और बाकी चीजों के ऊपर हो। पहली बात। दूसरी बात ये कि जैसे इमरान खान साहब जर्मनी और जापान के बॉर्डर में लाया करते थे, इसी तरह ट्रम्प ने जो है वो 1,500 साल पुरानी जंग का बयान कर दिया। तो इसलिए मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये दो स्टेटमेंट्स मेरे लिए कोई अनहोनी नहीं है। इट इज वेरी मच एक्सपेक्टेड ऑफ समवन लाइक हिम। जहां तक उनके इस कमेंट की बात है कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग के अंदर कोई साइड नहीं लेंगे, तो उसके अंदर भी आई एम सॉरी, शायद कड़वा लगे,
لیکن اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ سٹینڈز کریکٹڈ، کیونکہ کل تک ساتھ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں، امریکہ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم امریکہ کا ساتھ دیں گے. اور میں نے آپ کو کل بھی یہ کہا تھا، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آج ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ انڈیا اور پاکستان اپنے مسائل کا حل خود کر سکتا ہے، اس سٹیٹمنٹ کی وجہ کوئی اور نہیں لیکن اسٹیٹ آف پاکستان کا اسٹرانگ سٹانس ہے. ٹھیک، کیونکہ ٹھیک، اسٹیٹ آپ کا آف پوائنٹ آ گیا. پاکستان نے یہ پیغام دیا، یہ میں نے بات کل بھی کی تھی شو کے اندر کہ اسٹیٹ آف پاکستان یہ پیغام دے چکی ہے کہ ہم جی کوئی ٹھیک. انٹرفیرنس نہیں لیں گے، ہم کوئی پریشر نہیں لیں گے. جیسے آپ نے ایک فون کال کے اوپر 5 منٹ میں ایئر سپیس کھول دی تھی اور چائے پلا کے بندے کو واپس بھیج دیا تھا، ہم ویسا نہیں کریں گے. ہم پاکستان کی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. جب پاکستان نے اپنے لیے یہ اسٹرانگ سٹانس لیا اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. اس اچھا، اسٹیٹمنٹ کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ ساتھ آپ شو میں بیٹھ اوکے. میں بطور پاکستانی کہتا ہوں پاکستان نے بھیک نہیں مانگی، پاکستان نے بتایا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا جانتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں اور کسی کی انٹرفیرنس نہیں لیں گے. بے شک. اچھا ساتھ صاحب، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر میں پڑھوں، وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ 1000 سال سے چل رہا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ عرصے سے چل رہا ہے اور یہ بری صورتحال ہے. پاکستان اور بھارت تناؤ کا حل خود کسی نہ کسی طرح نکال لیں گے. اب جو مودی گورنمنٹ کا نیریٹو تھا، مودی اسی بیانیے کو لے کر آیا جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 کو لے کر، وہ یہی تھا کہ کشمیر متنازع علاقہ نہیں رہا، اب وہ انڈیا کا پارٹ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اسٹیٹمنٹ اس بات کو واضح نہیں کر دیتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ کانفلکٹ ہے، کشمیر متنازع علاقہ ہے. بالکل بالکل بالکل. اور یہ مودی گورنمنٹ کے نیریٹو ہی سے ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے اندر سے کچھ ان کی جو ریٹرک ہے اس کو اگر ہم علیحدہ کر دیں تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ. میں گزارش کرتا چلوں، کل سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی جو پریس سیکرٹری ہیں، جو فارن آفس کو، جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، انہوں نے اپنی لکھی ہوئی پریس اسٹیٹمنٹ میں جو ان کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہے اور جو ایکچوئل پریس کانفرنس انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈز ود انڈیا. ٹھیک، یہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ بھی پڑھی ہے. اس کے بعد ایک تاثر پیدا ہوا کہ شاید اگر کانفلکٹ ہو جائے تو امریکن ملٹری فورس جو مائٹ ہے، خواہ وہ کوئی ٹیکنالوجی کے تحت ہو، شیئر کے تحت ہو، دیگر چیزوں کے تحت ہو، شاید وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا. جیسے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے ملٹریلی بھی، ڈپلومیٹکلی بھی، وہ تو نیتنیاہو کی سٹیٹمنٹس بھی آ چکی ہیں. تو امیجن یہ کیا گیا کہ شاید امریکہ بھی اس طرح کرے. آپ یہ 1500 سال والی بات چھوڑ دیں، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ایک دفعہ کہا کہ امریکہ وہ تھے روم کے اندر تھے، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کا اور روم کا جو تعلق ہے وہ اینشنٹ روم کے ٹائم سے چل رہا ہے، حالانکہ امریکہ تو 1778 کے اندر آزاد ہوا. سعد صاحب نے کتنی پاکستان کے خلاف بات کر دی، ٹرمپ کے خلاف بات کر دی. میڈم آپ حکومت ہیں، تباہ ہونے لگی ہے. میڈم آپ حکومت ہیں، میں حکومت نہیں ہوں. تباہ ہو جائے گا، پاکستان کی سالمیت اگر آپ مناسب سمجھیں نا، کیسے ٹرمپ کے اوپر سوال اٹھا دیا. میڈم اگر آپ مناسب سمجھیں. نمرہ تیاری کریں پلیز. نصیر بھائی، پبلک نیوز کو میں بتا رہی ہوں، باہر ذرا مورچے شورچے لگوائیں، کیونکہ اب تو دنیا تباہ ہونے لگی ہے. سعد صاحب نے تو کہہ دیا ٹرمپ کی غلطی نکال دی ہے، اب تو ہم حالت جنگ میں جانے لگے ہیں. آمنہ نصیر بھائی کی آواز آ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں. ہاں بس کرنا شروع کر رہے ہیں. اچھا سوری میڈم، آپ کی اس طرح کی بہت مفید گفتگو کے بعد، اور اگر پوری نہیں ہوئی تو آپ پلیز تھوڑا سا مزید اس کو کھود لیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ حکومت کے حصہ ہیں. میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں. میری بات کرنی اور ہے. حکومت کے نمائندے کی طرف سے ٹرمپ کی کرٹیسزم امریکہ اور طریقے سے لے گا. میں نے آپ کو ایڈوائس دی، آپ نہ مانیں میری ایڈوائس، جو مرضی کہتی رہیں. میری تو بات کرنی ہے، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں. وہ کہیں گے کہ ایک وکیل پاکستان کے اندر جو مرضی کہتا رہے. آپ تو حکومت کا حصہ ہیں. حکومت سے درخواست ہے کہ اپنے بغض عمران میں امریکہ کے خلاف اس طرح کی بات نہ کریں جو کہ کل کو پاکستان کے لیے. میرے پاس 1 منٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ پہ آ جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی بات انڈیا کو دھچکا ہے. یہ بات جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آئی ایم فرینڈز ود بوتھ کنٹریز، کہا کہ ہم دونوں کے ساتھ میں دوست ہوں، اور یہ مسئلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے اور اس کو ریزالو کر لیں گے. رسول صاحب کو بھی ہے. میڈم ہم نہ تھوڑی سیریس بات کرنا چاہتے ہیں.
आपकी आई एम श्योर गवर्नमेंट इसको कैजुअली ले रही है, लेकिन 30 बाकी seconds, पाकिस्तानी 30 नहीं ले seconds रहे है इसको साथ कैजुअली। बिल्कुल सीरियस बात कैजुअली कर, ले रही है। हम आप इसको कल सीरियस और बात आज करना की चाहते हैं। स्टेटमेंट्स की तादाद की बात करेंगे। जी जी, हम थोड़ी सीरियस बात करना चाहते हैं, आप मजाक जितना मर्जी करती रहें। आपकी हुकूमत आई सिर्फ इसलिए। गुजारिश ये है कि ये इंडिया के लिए एक धचका है, क्योंकि इंडिया को उम्मीद ये थी कि वो डोनाल्ड ट्रंप या प्रेसिडेंट जो है अमेरिकन, वो कोई इस तरह की बात करेगा कि ये टेररिज्म है और हम दुनिया में टेररिज्म के खिलाफ हैं और इंडिया के साथ हैं, और जिस तरह माजी में जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट्स थे अमेरिका के, वो कहते रहे। जो बाइडन तक ने कहा, इस तरह की बात की, और हमारी गवर्नमेंट से बात ही नहीं कर रहे थे जो बाइडन साहब। अब यहां से आगे डिप्लोमेसी होनी जरूरी है, जिस वजह से मैं ये सवाल कल से लेके आज तक कोई 10 दफा पूछ चुका हूं। हर दफा इसके जवाब में मैडम इमरान खान की तनकीद शुरू कर देती हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारी डिप्लोमेसी की क्या स्ट्रैटेजी है। ओके, इसका कोई जवाब नहीं। चलें ठीक है, इससे आगे डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आगे जाने की जरूरत पड़ेगी, इसका पॉइंट ऑफ व्यू है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक खत लिखा, उस पर डिटेल में बात करते हैं कि वो खत क्या है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी की सूरत हाल के हवाले से इस उन्वान से 9 सफ़हात पर मुश्तमिल एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ये खत लिखा गया। खत में इमरान खान ने जो जिक्र किया वो खुद पर 200 से जायद मुकदमात के हवाले से बात की कि ये बदनीयती पर मबनी मुकदमात हैं। सो इस पर बात कर लेते हैं। साथ साथ जो खत लिखा गया, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस पे कोई अमल दरामद कर सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुस्बत अमल दरामद होगा, लेकिन मैं इसमें एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ करेंगे, माजी में भी खत लिखे गए, ना चीफ जस्टिस एक्टिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कुछ करेंगे, माजी में भी ऑब्जेक्शंस रेज की गई हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा मशवरा देना चाहता हूँ, बाकी जो स्टेट की पावर्स हैं वो फैसला करें। पाकिस्तान में इस वक्त बाहर से, क्योंकि दुश्मन हम पे हमला आवर है, या कम से कम हमें थ्रेटन कर रहे हैं कि हम हमलावर होंगे, और हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि फौजें नहीं कौमें जंग लड़ती हैं जी। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ इंटरनल हीलिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, जो लोग आपस में छोटी छोटी सियासी खिलाफात की वजह से आपस में या बात नहीं कर रहे, या मुतनफ़र हैं, या इकट्ठे चलने को तैयार नहीं, अगर कोई भी ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, अब सिर्फ हम इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर जो लोग रियासत से इस वक्त जिनको गिले हैं, जिन लोगों को सिंध में पानी के मुतालिक गिले हैं, जिनको केपी में दहशतगर्दी के मुतालिक गिले हैं। पाकिस्तान की रियासत के स्ट्रक्चर को, जिसमें अदालत एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पाकिस्तान की रियासत के स्ट्रक्चर को इसके अंदर किसी तरीके कुछ सॉफ्टर मरहम लगा के लोगों को अपनी फोल्ड में लाना चाहिए, ताकि हमारी सियासी इख्तलाफात आज भी हैं, माजी के कल में भी थे, आइंदा के कल में भी रहेंगे, हम अपनी सियासत करते रहेंगे। वो लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक पूंछ और एक की दुम वाला काम हम करते रहेंगे। ठीक है। लेकिन ऐसे टाइम पीरियड पे जब कौम को इकट्ठा करना जरूरी है, तो वैसे तो कोई उम्मीद नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, इस खत पे कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि रियासत की मशीनरी चाहिए। अगर इस लेटर को अपॉर्चुनिटी देख के, या इस तरह की दीगर चीजों को, कोई लेटर ना भी लिखे तो अपॉर्चुनिटीज देख के, अगर किसी तरीके वो लोग जो सियासी इख्तलाफ की वजह से इस हुकूमत के साथ नहीं चल रहे, अगर उनको कायल करके एक कौम के अंदर बांध सकें एक ऐसे रिश्ते में कि हम सारे इकट्ठे इस अपने यकतरफा हरीफ के खिलाफ हैं, तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मुझे उम्मीद इससे कोई नहीं, उम्मीद कोई नहीं है। आमना साथ साहब को कोई उम्मीद नहीं है। आपको क्या लगता है, इमरान खान ने जो खत लिखा, जुडिशरी से एक बार वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो मेरे खिलाफ तमाम तर केसेस बनाए गए वो बदनीयती पर मबनी है, जो फैसले भी आ चुके हैं दीगर जो है मैं उनको भुगत रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि जुडिशरी इस मामले में कुछ कर सकती है, सुनवाई होनी चाहिए इमरान खान साहब की? लेकिन हमरा एक मुहावरा होता है, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, इमरान खान साहब का तो वो हाल है, कभी एक दरवाजा खटखटाते, कभी दूसरा खटखटाते, एक से आवाज नहीं आती, दूसरे पे चले जाते हैं, दूसरे से नहीं आती, तीसरे पे चले जाते हैं। जब कहीं से आवाज नहीं आती तो फिर कहते हैं अब मैं लड़ूंगा, फिर जब पता चलता है कि लड़ने की भी हैसियत नहीं है, फिर दोबारा पांव पकड़ लेते हैं। तो वो ही इज जस्ट अ कंफ्यूज्ड खसियानी बिल्ली, जिसको कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं।
तो इस तरह के लेकिन खत जुडिशरी को लिखना इस पे एक तरह कुछ की- करना चाहिए। नम्रा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना जुडिशरी अगर लोगों के खतों के ऊपर अपने एक्शन लेना शुरू कर दे तो फिर तो हम लोग पूरे पाकिस्तान की He is आवाम the उनको former मत Prime लिख Minister सकती। of Pakistan. Yes, he is the former Prime Minister of Pakistan, but law is the same for someone who is a hawker on the street and a former Prime Minister of Pakistan. Law एक रेडी लगाने वाले और एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर फर्क नहीं करता। नवाज शरीफ was the 3-time प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसको आपने जेल के अंदर बंद किया, जिसको आपने अपनी बेटी से नहीं मिलने दिया, जिसको आपने अपनी बीवी की मरने की इतला देर से दी, वो भी 3 टाइम्स अच्छा, इसमें जो इमरान खान हाईलाइट कर रहे हैं, बेटी से मिलने नहीं दिया गया, इससे मुझे याद आया। ये तो 1 टाइम प्राइम मिनिस्टर है, और 1 टाइम भी वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको घसीट के कॉन्स्टिट्यूशन से बांध के ऐवान से निकाला जी गया। जी, आपने आइन की कानून की बालादस्ती की ही बात भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मेरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके तौहीन अदालत के केसेस जो हैं वो भी जा चुके, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है मेरी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा सकती। सो इस पे आपकी क्या राय है कि जो आइन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, जो कोर्ट्स के ऑर्डर्स हैं, उनकी बालादस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है? नमरा, कोर्ट के ऑर्डर्स की बालादस्ती के मुताबिक तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पे मुलाकातें कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर ऑर्डर्स में ये चीज बड़ी वाज़ेह, कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर ये चीज बड़ी वाज़ेह की गई थी कि किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जेल के बाहर नहीं होती। अगर इनकी बहनें वहां जाके नारे लगाएंगी, शोर करेंगी, सरों के ऊपर पीटीआई के झंडे पहन के जाएंगी, होती है, इसलिए तो इमरान खान का जो पॉइंट है खत में उसकी कोई वैल्यू वो नहीं है। उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ओके, थैंक यू आमना, टाइम खत्म हो गया आपका। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। साथ ही बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से जो हमारी गुफ्तगू थी, जो हमारे टॉपिक्स थे, वो डिस्कशन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।